नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है और मैं हूं प्रदीप मौर्य। दोस्तों, जैसा हम लोगों को पता भी है कि कोविड का दौर चल रहा है और हम और आप मिलकर इस पूरे लॉकडाउन में एक बेहतर तैयारी की दिशा तय कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी क्लास को निरंतर जारी रखने का प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी क्लास और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हम लोग पिछले क्लास में देखें मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जो मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय है, मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय और इस संप्रदाय में हम लोगों ने अध्ययन किया। कुछ मूलभूत बातें मैंने सीखी। संरचनावाद संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संरचनावाद संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना किस विश्वविद्यालय में होती है? किस विश्वविद्यालय में होती है? तो अगर आपके मन में यह भाव आ रहा होगा कि संरचनावाद संप्रदाय का उद्भव कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में हुआ था, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला स्थापित होती है, ना कि संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना होती है। तो याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना जिस विश्वविद्यालय में होती है, उस विश्वविद्यालय का नाम था किन्नार विश्वविद्यालय, और यह अमेरिका में है। दूसरी बात, इसके तथ्य के बारे में एक और बातें याद रखिएगा। यहाँ पर जनक की बात पूछता है, तो याद रखिएगा कुछ किताबों में जनक आपको मिलते हैं उंड महोदय, और किसी किताब में आपको यह भी मिलेगा टिचनर महोदय, या यूँ कहा जाए कि संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत विलियम उंट और टिचनर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम विलियम उंट को क्यों मानते हैं सबसे प्रमुख रूप में? क्योंकि इन्होंने विलियम उंट के द्वारा मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करने का श्रेय जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान में प्रयोगशाला स्थापित की, जिसलिए इनको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। इसके पहले की क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके थे इन सब सारे तथ्यों के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विलियम उंट ने कहा कि व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। विलियम उंट के अनुसार व्यक्ति की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? 5 ये ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां किसकी है?
तो याद रखिए ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मानव की हैं। किसकी हैं? मानव की हैं। और इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विल्हेम उंट ने यह बताने का प्रयास किया, विल्हेम उंट ने यह बताने का प्रयास किया कि जो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं यह स्वतंत्र रूप से, यह स्वतंत्र रूप से सूचनाओं व संवेदनाओं को, सूचनाओं व संवेदनाओं को स्वतंत्र रूप से सूचनाओं व संवेदनाओं को चेतना में पहुंचाने का कार्य करती हैं, चेतना में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। प्रश्न पूछा भी जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार, निम्नलिखित में से किसके अनुसार यह मान्यता है कि सूचनाओं अथवा संवेदनाओं को स्वतंत्र रूप से चेतना में पहुंचाने का कार्य करती हैं मानव की ज्ञानेंद्रियां? तो आपका उत्तर क्या होगा? विल्हेम उंट। दूसरी प्रमुख बातें याद रखिएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुडवर्थ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुडवर्थ, और वुडवर्थ ने क्या माना है? वुडवर्थ ने क्या माना है? तो याद रखिएगा, वुडवर्थ ने टिचनर महोदय को अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का जनक माना है। यह प्रश्न याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं नोट बना के। टिचनर महोदय को अस्तित्ववादी मनोविज्ञान की संज्ञा किसने दी है? तो टिचनर को अस्तित्ववादी मनोविज्ञान की संज्ञा देने वाला जो व्यक्ति था, मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था वुडवर्थ। यही वुडवर्थ है जिन्होंने यह भी बतलाने का प्रयास किया था मनोविज्ञान के इतिहास या विकास क्रम में कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, मन मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का त्याग कर और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को धारण करता है। नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे आपको याद रखना होगा, नोट करके रखना होगा, क्योंकि यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु माना जाएगा। दूसरी बात, टिचनर महोदय को अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का जनक माना है। ये प्रश्न आपको नोट करके रखना होगा। दूसरी प्रमुख बातें, दूसरी संरचनावाद के संदर्भ में जो दूसरी प्रमुख बातें ये हैं, वो बात प्रमुख ये है, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किया गया, प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विल्हेम उंट को माना गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। इसके बाद में याद रखिएगा प्रमुख कुछ और तथ्य हैं, उन तथ्यों में देखिएगा मनोविज्ञान चेतना, अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है और इसके अंतर्गत
3 तत्व शामिल किए गए हैं। कितने तत्व शामिल किए गए हैं? तो 3 तत्व शामिल किए गए हैं। पहला तत्व क्या है? मनोविज्ञान चेतना अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है। इसके अंतर्गत कितने तत्व शामिल किए गए हैं? तो 3 तत्व शामिल किए गए हैं। पहला क्या है आपका? सुखद दुखद। मतलब कहा जाए कि जब सुख आता है तो सुख के बाद क्या आता है? दुख आता है। सुख के बाद क्या आता है? दुख आता है। और दूसरा क्या है? जब व्यक्ति उत्तेजित होता है, अर्थात उत्तेजना, जब व्यक्ति किसी कार्यों के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, तो ऐसी स्थिति में तो कुछ समय के अंतराल पे वह व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगला क्या है? जो तीसरा तत्व इन्होंने बताया, वो तीसरा तत्व यह है। वह तीसरा तत्व क्या है? याद रखिएगा, जब व्यक्ति तनाव में होता है, तनाव का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, किसी प्रकार की विशेष चिंताओं में जब व्यक्ति घिरा रहता है, तो ऐसी विशेष स्थिति को कहा जाता है कि व्यक्ति तनाव में है। और तनाव के संदर्भ में कहा गया कि जब व्यक्ति तनाव में आता है और कुछ समय के बाद व्यक्ति क्या होता है? स्थिर हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है? व्यक्ति यूं कहा जाए साधारण शब्दों में उदासीन हो जाता है, एकदम तटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या यूं कहा जाए स्थिर हो जाता है। तो ये 3 तत्व बताए गए थे। और यह बात बतलाने वाला जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति कौन था? विलियम वुंड था। याद रखिएगा, यह बात किसके द्वारा बताई गई है? तो यह बात विल्हेम वुंड के द्वारा बतलाई गई है। किसके द्वारा बतलाई गई है? वुंड के द्वारा बतलाई गई है। एक और बातें याद रखिएगा, विलियम वुंड के संदर्भ में इन्होंने चेतना को 2 तत्वों में बांटा है। जो ये चेतना, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके पहले वाली हमारी क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे चेतना का विज्ञान, क्या पढ़ रहे थे? चेतना का विज्ञान। तो इन्होंने चेतना के विज्ञान को 2 भागों में बांटने का कार्य किया। कितने भागों में बांटने का कार्य किया? तो 2 भागों में इन्होंने बांटने का कार्य किया। इन्होंने कहा एक क्या है? संवेदना। एक क्या है? 2 भागों में बांटने का कार्य किया गया। एक क्या है? संवेदना, और दूसरा क्या है? भाव। संवेदना और भाव को चेतना के 2 रूप बताए गए हैं। किसके अनुसार? विलियम वुंड के अनुसार। और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बची हुई हैं, उन बातों को लेकर हम लोग पुनः आगे चलते हैं। इसे आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत संरचनावाद संप्रदाय का उदय होता है, और संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कुछ प्रमुख बातें। अब बात आके रुक गई है, टिक गई है कि चेतना के विज्ञान के अंतर्गत संवेदना और भाव नामक 2 तत्व निकल के आए। तो इसे क्या माना गया है? वस्तुनिष्ठ किसे माना गया है और आत्मनिष्ठ किसे माना गया है? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि विल्हेम वुंड के द्वारा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि विल्हेम या विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा चेतना के संवेदना चेतना के संवेदना स्वरूप को क्या माना जाता है? को
क्या माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। अब याद रखिएगा, प्रश्न मेरा यह है और ऑप्शन दिया गया आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, इसके बाद में प्रक्षेपी, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह याद रखिएगा कि चेतना के संवेदना स्वरूप के बारे में, या संवेदना नामक जो तत्व बताया गया था किसके द्वारा, उंट ने चेतना के दो भाग बताए, और उसमें जो पहला भाग था संवेदना, तो याद रखिएगा संवेदना को क्या माना गया है, तो याद रखिएगा संवेदना को माना गया है आत्मनिष्ठ। अर्थात इसे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, विलियम उंट ने जो मनोविज्ञान, चेतना, अनुभूतियों का विज्ञान है, अनुभूतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है, और इसके अंतर्गत विलियम उंट ने इसके अंतर्गत इन्होंने चेतना के दो स्वरूप बतलाए हैं। कितने स्वरूप बतलाए हैं? दो स्वरूप। पहला क्या है? संवेदना। पहला क्या है? संवेदना। और दूसरा क्या है? भाव। पहला क्या था? संवेदना, और दूसरा क्या था? भाव। याद रखिएगा, संवेदना को कहा गया आत्मनिष्ठ। और यहीं से एक प्रश्न आपके 2015 के क्वेश्चन में आया हुआ था, यूपी टेट 2015 में, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीन विधि किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्राचीन विधि थी उसे आत्मनिष्ठ विधि के रूप में जाना जाता है। भाव के बारे में कहा गया कि यह है क्या? वस्तुनिष्ठ विधि है। अर्थात चेतना का जो भाव पक्ष है वह वस्तुनिष्ठ है, जबकि संवेदना क्या है? आत्मनिष्ठ विधि। क्या है? आत्मनिष्ठ है। और भाव के अंतर्गत विलियम उंट ने इस पूरे भाव की प्रक्रिया को 3 रूपों में बांटा है। विलियम उंट ने भाव के रूपों को 3 रूपों में बांटा है। अर्थात यहां पर अगर हम बात कर लें, विलियम उंट ने विलियम उंट ने क्या काम किया? भाव। क्योंकि यहां पर चेतना के जो भाग निकल गए हैं भाव, और इस भाव को 3 रूपों में बांटने का कार्य किया। एक इन्होंने बताया संवेदना। अब देखिएगा, एक संवेदना यहां निकल के पहले ही आई थी, लेकिन भाव के अंतर्गत भी क्या है कि संवेदना है। क्या है? संवेदना है, प्रतिमा है और अनुराग है। संवेदना है, प्रतिमा है और क्या है? अनुराग। संवेदना, प्रतिमा और अनुराग। और इसी तीनों पक्ष को, जो ये 3 पक्ष आपके सामने हैं, अर्थात इसे कहा जा सकता है कि भावात्मक पक्ष या भाव का पक्ष। क्या है? भाव का जो ये पक्ष है, इसी पक्ष को विलियम उंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत की संज्ञा दी है। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत की संज्ञा दी है। सिद्धांत की संज्ञा प्रदान की है या संज्ञा दी है
जो आप लिखना चाहें। तो देखिएगा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला व्यक्ति विलियम उंट। पहला क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन बनता है कि भाव के त्रिविमीय सिद्धांत में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऐसा प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा, संवेदना को शामिल किया गया है, प्रतिमा को शामिल किया गया और अनुराग को शामिल किया गया है। जैसे एक उदाहरण दे हम इस पक्ष के बारे में, जैसे आज हमारा क्या दौर चल रहा है? कोविड-19 का दौर चल रहा है। हर किसी के गांव, मोहल्ले, आसपास, नाते रिश्तेदारी में व्यक्ति कोविड से क्या हो रहे हैं? मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और जब मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो किसी की मृत्यु पर व्यक्ति को दुख उत्पन्न होता है और किसी के मृत्यु पे क्या होता है? सुख उत्पन्न होता है। जो बातें इसके पहले सुखद और दुखद के रूप में बताई गई थी, बताई गई ना। तो जैसा व्यक्ति का आचरण होगा और आचरण के स्वरूप में जैसा उसके मस्तिष्क में या चेतनाओं में उसके व्यवहार या उसके क्रियाकलाप का प्रदर्शन होगा, उसी के अनुरूप व्यक्ति के क्या होते हैं? हाव भाव या संवेदनाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे रास्ते में जाते वक्त एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है और हम देखते हैं, देखने मात्र से ही हम कहते हैं कि ऐसी ही दुर्घटना मेरे पड़ोस में रहने वाले श्यामू के साथ घटी थी या श्यामू के भाई के साथ घटी थी। तो ये क्या है? ये भावात्मक पक्ष है। और संवेदना उसके बाद में हम कहते हैं कि वह उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? बहुत गलत हुआ। तो गलत है या सही है, यह संवेदना और अनुराग का भाग माना जाता है। जबकि जो एक घटना को हमने दूसरे घटना से कंपैरिजन करने का जो प्रयास किया, वह क्या होता है? प्रतिमा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिमा कहलाती है। और इसी को क्या नाम दिया गया है? भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। याद रखिएगा, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला व्यक्ति, भाव का जो त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला व्यक्ति विलियम उंट था। दूसरी बात, विलियम उंट ने चेतना की दो विशेषताएं बतलाई थी। चेतना की दो विशेषताएं बतलाई थी। दो विशेषताएं बताई। उनमें से याद रखिएगा, पहला क्या है? तो उन्होंने कहा गुण। पहला क्या है? गुण है। और दूसरा क्या इन्होंने बताया? तीव्रता। याद रखिएगा, विलियम उंट ने चेतना की दो विशेषताएं बतलाई। एक के रूप में इन्होंने कहा कि यह क्या है? गुण के रूप में, और दूसरा क्या है? तीव्रता। अर्थात चेतना के अंदर एक विशेष प्रकार की, कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जो सूचनाओं का क्या करती है? संचय करती है, सूचनाओं को संग्रहण करती है अपनी संवेदनात्मक स्थिति में। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। कितनी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती है? तो 5। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये क्या है? ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति में चेतनाओं का क्या होता है? विकास होता है। क्योंकि सबका अपना एक गुण है, जो पहली विशेषता बताई गई है कि गुण है। तो याद रखिएगा, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की अपनी एक क्या होती है? क्वालिटी होती है।
एक गुण होता है, एक विशेषताएं होती हैं, और यही विशेषताएं क्या करती है, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को क्या करती है, उसके सूचनाओं का जो संचरण किया जाता है, प्रसारण जो किया जाता है, वह चेतना तक पहुंचती है। तीव्रता की अगर हम बात करें तो तीव्रता क्या है कि पल भर में जो पलक झपकते हुए, कहा जाता है कि कोई भी घटना क्या होती है, पलक झपकते घट जाती है, और घटने मात्र से ही हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, एक बिजली कौंधती है। क्या कौंधती है? एक बिजली कौंधती है। तो हमारे मन में जैसे कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा नहीं गया, जैसे ही प्रश्न आप तक पहुंचा, आपकी श्रवण इंद्रिया को प्रभावित की, तुरंत क्या होता है, आपके प्रश्न का जो उत्तर होता है, प्रश्न की प्रकृति होती है, वह आपके संवेदनाओं में क्या होती है, घूमने लगती है। उसका चलायमान जो चित्र होता है, संकल्पनात्मक जो मानचित्र बनता है उस प्रश्न का, वह आपके संवेदनाओं चेतनाओं में क्या होता है, घूमने लगता है। और आप क्या करते हैं, जिसका उत्तर कुछ विद्यार्थी मिनटों में देते हैं, उत्तर उसे आज सेकंडों में देने का प्रयास करते हैं। वह क्या है, चेतना की तीव्रता पर डिपेंड करता है, अर्थात कहा जा सकता है एकाग्रचित्ता पर डिपेंड किया जा सकता है। इसी चेतना की जो दो विशेषताएं थी, इनके परम सहयोगी एवं शिष्य टिचनर ने, परम और सहयोगी टिचनर ने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटने की बात किसने की, अर्थात कहा जा सकता है कि चेतना की 4 विशेषताएं, जो 4 विशेषताएं बताई गई थी, 4 विशेषताएं जो बताई गई थी, वो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, वह 4 विशेषताएं बताई गई थी, 4 विशेषताएं बताई गई थी टिचनर के अनुसार। किसके अनुसार? टिचनर के अनुसार। ये बात याद रखिएगा। देखिएगा, पहला क्या है, गुण। पहला क्या है, गुण। दूसरा क्या है, तीव्रता। तीसरा क्या है, स्पष्टता। और अंतिम है अवधि। ये चेतना की 4 प्रमुख बातें बताई गई। 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं तीसरे और चौथी विशेषताओं के बारे में, जिस विशेषताओं का वर्णन टिचनर महोदय ने किया है चेतना के विकास के संदर्भ में। तो याद रखिएगा, स्पष्टता। जब कोई भी सूचनाएं जितनी ज्यादा स्पष्ट होंगी, चेतना का विकास उतना तीव्र होगा। क्या होगा? चेतना का विकास उतना तीव्र होगा। और यदि जो प्रश्न की प्रकृति है या कार्य करने की यह अवधि है, समय अंतराल, यदि किसी प्रश्न का या किसी भी तथ्यों के उत्तर जानने में समय अंतराल ज्यादा होगा, तो उत्तर क्या होगा, चेतना का विकास बहुत धीरे धीरे होगा। और इसीलिए इनके विकास में माना गया कि गुण का भी रोल है, तीव्रता का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान, और स्पष्टता तथा अवधि का। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि चेतना, विलियम उंड के अनुसार चेतना की कितनी विशेषताएं हैं, तो मात्र 2। कौन सी? गुण और तीव्रता। जबकि टिचनर के अनुसार चेतना की कितनी विशेषताएं हैं, तो चेतना की 4 विशेषताएं हैं, गुण, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि। ये 4 विशेषताएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तथ्य याद हो गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी आप इसे अपने नोटबुक में याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो समय पर आपको दोहराने में काम आए। एक और महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात याद रखिएगा कि विलियम उंड ने कहा कि हमें मानव के, अर्थात मानव के जो इच्छाएं हैं, संवेदनाएं या संवेदनाओं का पहलू खोजना है। अर्थात
केवल और केवल विलियम वुंट के द्वारा जितने भी व्यक्ति की संवेदनाएं या चेतनाएं हैं उनकी सत्ता को केवल खोजना है। क्या खोजना है? सत्ता को खोजना है। इसीलिए संरचनावाद को एक और नाम से जाना जाता है, सत्तावाद का जनक या सत्तावाद संप्रदाय। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, देखिए कल भी मैंने बताया था कि जब प्रश्न पूछता है तो शब्दावली को क्या करता है? चेंज कर देता है, नाम को परिवर्तन करके आपसे प्रश्न पूछता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो जानते हैं कि विद्यार्थियों ने कौन से शब्द को छोड़ा है और किस शब्द को उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो जिन शब्दों को हम लोग जानते हैं कि यह हमारे परीक्षा के लिए दृष्टिगत उपयोगी नहीं है, उन शब्दों को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और उन्हीं शब्दों से क्या करते हैं? एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं, जो हमारे लिए प्रश्न क्या होते हैं? अत्यंत कठिन होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा सत्तावाद संप्रदाय का जनक, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? विलियम वुंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारा संरचनावाद संप्रदाय का जो टॉपिक था, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, यह आज समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः एक नए संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक आप अपने परिवार के साथ रहकर और हमारे क्लास का ऑनलाइन आनंद लेते हुए अपनी तैयारियों को आप एक नई दिशा प्रदान करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।